मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरे लाखों का ऑर्डर कैंसिल हो गया। तुम अपनी दुकान बंद करो और यहाँ से चली जाओ और कहीं और जाकर अपनी दुकान खोलो। मैं अपनी दुकान बंद करके यहाँ से क्यों जाऊँ? मैंने अपनी मेहनत से ये दुकान खड़ी की है। मैं आपकी इन धमकियों से डरती नहीं हूँ। आपको जो करना है कर सकते हैं। तो तुम इतने कम दामों में कपड़ा क्यों देती हो, जिससे कि मेरे पास कोई आता ही नहीं है? तुम भी वही दामों पर कपड़ा दो ना जितना मैं देता हूँ। मैं जितने दाम में देती हूँ उतने दाम में ही दूंगी, ताकि गरीबों को कपड़ा खरीदने के लिए सोचना ना पड़े, और साथ साथ गरीबों की सेवा भी करना चाहती हूँ, और मैं यही दाम में बेचूंगी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में सुमन अपने पति राजीव के साथ रहती थी। राजीव कभी गांव के सबसे मेहनती और होशियार व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन एक दिन लकड़ी काटने के दौरान हुए हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। हादसे के बाद उनका आत्मविश्वास टूट गया। सुमन, अब मैं क्या करूँ? मैं किसी काम का नहीं रहा। मैं अब तुम्हारे पर बोझ बन गया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझ पर बोझ नहीं है। आप मुझे काम करके खिलाते थे ना, अब मैं आपको काम करके खिलाऊंगी और आपके साथ अपने ये 2 बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रख लूंगी। आप फिक्र मत करिए। मैं फिक्र कैसे ना करूँ? हमारे पास तो ना ही खेत है ना ज्यादा पैसे। जी हमारे पास जेवर है ना, ये किस दिन काम आएंगे? मैं इसे अभी जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आती हूँ और उससे ही अपना एक काम शुरू करूंगी। लेकिन सुमन, तुम उस पैसों से कौन सा काम शुरू करोगी? तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हो। सुनिए जी, काम करने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस दिमाग और हुनर की जरूरत होती है। मेरे पास मेरी दादी का दिया हुआ एक हुनर है, जिससे मैं ऊनी कपड़े बनाकर पूरे गांव में कम दामों में बेचूंगी। वाह सुमन, तुमने तो ये कभी बताया ही नहीं, तुम्हें ऊनी कपड़े बनाने आते हैं। पहले इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी जी, लेकिन अब जरूरत है तो याद आ गई। आप यहीं बैठिए, मैं जेवर लेकर जमींदार सेठ के यहाँ जाती हूँ। सेठ जी घर में है क्या? मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, आप बाहर तो आइए। क्या हो गया? तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? बोलो, क्या दिक्कत है? वो क्या है ना सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ, पैसे तो दे दूंगा, पर तुम गिरवी क्या रखोगी? क्योंकि बिना कुछ लिए मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ। मैं जानती हूँ सेठ जी, इसलिए मैं अपने सारे जेवर आपके यहाँ गिरवी रखने के लिए लेकर आई हूँ। ये लीजिए। अरे ये सारे तो असली है ना? हाँ सेठ जी, ये मेरे सारे असली जेवर हैं। मेरे स्वर्गवासी ससुर ने मुझे शादी पर ये जेवर दिए थे, तब से मैं संभाल के रखी हूँ, इसलिए नए लग रहे हैं। हाँ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सेठ जी मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा ठीक है, दे तो दूंगा, पर मैं तुम्हें 3 सैकड़ा से ब्याज लूंगा और तुम्हें ये सारे पैसे 6 महीने के अंदर लौटाने होंगे, नहीं तो मैं ये सारे जेवर हमेशा हमेशा के लिए रख लूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं आपके सारे पैसे 6 महीने के भीतर ही चुका दूंगी। ठीक है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? तिजोरी से 20,000 रुपए लाकर इसे दे दो। ठीक है जी, अभी लेकर आई। ये लीजिए पैसे। ये लो जेवर, ले जाकर तिजोरी में डाल दो, और ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए, अपने कहे अनुसार दे देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, अब मैं चलती हूँ। भैया ये ऊन कितने रुपए किलो देते हैं? बहन जी 800 रुपए किलो है, आपको कितना किलो चाहिए? मुझे 10 किलो कर दीजिए, बाकी के बाद में ले जाऊंगी। पहले इतना माल बिक जाए फिर ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी वजन करके आता हूँ। और अच्छे वाले ऊन दीजिएगा, खराब वाले नहीं तो मैं कल वापस कर जाऊंगी। नहीं बहन जी, एक भी धागे आपको खराब नहीं मिलेंगे, आप बेफिक्र होकर लेकर जाइए। ये लीजिए आपके पूरे 10 किलो ऊन। ये लीजिए आपके पूरे पैसे, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुमन पैसे देकर और सारे ऊन लेकर अपने घर की तरफ आने लगती है। ये देखिए जी, मैं इतना सारा ऊन मार्केट से लेकर आई हूँ। क्या तुमने सारे जेवर बेच दिए? नहीं जी, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपने जेवर बेच दूं। अरे वो तो मैं गिरवी रख कर आई हूँ और सेठ जी ने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं, उसी में से मैं ऊन खरीद के लाई हूँ। चलिए मैं खाना बना देती हूँ, फिर आप सभी खाकर सो जाइए और मैं अपना काम करूंगी। अच्छा ठीक है, भाग्यवान, कर लेना। लाओ मैं भी सब्जी काट देता हूँ, मैं तो कोई काम धंधा कर नहीं सकता, कम से कम तुम्हें खाना बनाने में मदद कर दूं। अच्छा ठीक है, आप सब्जी काट दो, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। फिर सुमन रोटी बनाने लग जाती है और राजीव सब्जी काटने। कुछ देर में खाना बन जाता है, फिर सभी खाकर सोने जाते हैं और सुमन ऊनी कपड़े बुनने में लग जाती है। सुनते हो जी, मैं अब दुकान लगाने जा रही हूँ, आप घर पर रहकर बच्चों का ध्यान रखिएगा। सुमन, तुमने तो एक दिन में ही सारे पीस बना लिए। वाह, कितने सारे पीस तैयार कर लिए तुमने। और इसमें क्या क्या है? स्वेटर, शॉल, बच्चों के लिए स्कार्फ, ये सब बनाई हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ और सामान बेचकर जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। फिर सुमन सारा सामान लेकर बाजार चली जाती है। स्वेटर ले लो, स्वेटर, बच्चों का स्कार्फ, इतने अच्छे बच्चों के लिए लेने थे। हाँ बहन जी, मेरे लिए भी एक अच्छी सी स्वेटर दिखा दीजिए। ये देखिए बच्चों का स्वेटर और ये बड़ों के लिए स्वेटर, और ये कपड़े बहुत गर्म होंगे क्योंकि ये सारे डिजाइन मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आप एक बार पहन के तो देखिए, आपको ठंड का एहसास तक नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छी है और इसका डिजाइन भी बहुत ही यूनिक है। हाँ, ये स्वेटर तो मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे दाम कितना है इसका? ये बच्चों के स्वेटर का 100 और बड़ों के लिए 200 का।
क्या इतना सस्ता बहन जी? आपके जितना सस्ता पूरे मार्केट में कोई नहीं देता। फिर आप मेरे लिए तो 2 स्वेटर पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, मेरे लिए भी शॉल और ये स्वेटर दोनों दे दीजिए। हाँ क्यों नहीं बहन जी, ये लीजिए। फिर धीरे धीरे सुमन के सारे कपड़े बिक जाते हैं। सुनते हैं जी, आज मेरे सारे कपड़े बिक गए, एक भी नहीं बचा है। क्या सच में तुम्हारे सारे कपड़े बिक गए? लेकिन मार्केट में तो इतने सारे कपड़े होते हैं, फिर तुम्हारे सारे कपड़े कैसे बिक गए? मार्केट में 200 का स्वेटर हजारों में देते हैं सब, लेकिन मैंने हजारों का स्वेटर सभी को 200 में दे दिया। इसी वजह से सभी लोग मेरे यहाँ से कपड़े खरीदते हैं। और कल के लिए भी बहुत सारे कपड़ों का ऑर्डर है। मैं अभी से ही काम पर लग जाती हूँ, तो कल सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी और शाम में जाकर फिर सारे बेच दूंगी। हाँ हाँ भाग्यवान, थोड़ा तो पानी पी लो और खाना खा लो, उसके बाद फिर से काम करना है। मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना कर लाता हूँ। मैंने सोचा तुम थकी हारी आओगी तो खाना ही मैं बना देता हूँ। आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी जी? मैंने नीचे बैठकर बना दिया था। अरे भगवान ने पैर छीन लिए, लेकिन दोनों हाथ तो है ना। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सुमन खाना खा लेती है और काम में लग जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही सारे स्वेटर लेकर मार्केट की तरफ चली जाती है। बहन जी स्वेटर दिखाइए तो, आपके स्वेटर तो बहुत ही अच्छे डिजाइन के लगते हैं। कल मैं भी लेने आया था, पर आपके सारे स्वेटर खत्म हो गए थे। ये लीजिए भाई साहब। तभी सड़क के किनारे एक बुढ़ी भिखारी बिना स्वेटर के बैठी होती है और कांप रही होती है। माँ जी, ओ माँ जी, इधर आना तो। क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाई मुझे? आपके पास स्वेटर नहीं है क्या माँ जी? आप ठंड में बिना स्वेटर के बैठे हुए हो। बेटा मुझ जैसे भिखारी के पास स्वेटर कहाँ से आएगी? मांग मांग कर तो 2 वक्त की रोटी मिलती है, स्वेटर कौन देगा? ये लीजिए माँ जी, ये स्वेटर पहन लीजिए और ये शॉल गले में बांध लीजिए। पर बेटी इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तुम रख लो, मैं नहीं लूंगी। नहीं माँ जी, इसके पैसे देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दे रही हूँ। फिर ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे और दिन रात तुम्हारे काम में बरकत दे। मैं अब चलती हूँ बेटी, अपना ध्यान रखना। फिर ऐसे ही सुमन ने धीरे धीरे गांव में अपनी पहचान बना ली। लोग उसके बनाए स्वेटर और शॉल खरीदने लगे, जिससे धीरे धीरे करके सुमन ने जमींदार के सारे कर्ज उतार दिए और अपने जेवर भी छुड़ा लिए और घर में ही दुकान बना ली और उसी में कपड़े बेचने लगी। ये सब देखकर गांव में एक बड़ी कपड़ा कंपनी के मालिक राघव को ये सहन नहीं हुआ। मैं तुम्हें चल रही हूँ और जाकर अपनी दुकान खोलो। मैं अपनी दुकान बंद करके यहाँ से क्यों जाऊँ? मैंने अपनी मेहनत से ये दुकान खड़ी की है। मैं आपकी इन धमकियों से डरती नहीं हूँ, आपको जो करना है कर सकते हैं। तो तुम इतने कम दामों में कपड़ा क्यों देती हो, जिससे कि मेरे पास कोई आता ही नहीं है? तुम भी वही दामों पर कपड़ा दो ना जितना मैं देता हूँ। मैं जितने दाम में देती हूँ उतने दाम में ही दूंगी, ताकि गरीबों को कपड़ा खरीदने के लिए सोचना ना पड़े, और साथ साथ गरीबों की सेवा भी करना चाहती हूँ और मैं यही दाम में बेचूंगी। फिर राघव कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने इसे डराने धमकाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये झुकने से इनकार कर रही है। आज मैं इसकी दुकान में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे मुझसे जीतती है। फिर रात होते ही राघव ने सुमन की दुकान में आग लगा दी। ये जी उठिए ना, देखिए हमारे घर में किसी ने आग लगा दी है, जल्दी उठिए। क्या हुआ सुमन, ये आग कैसे लग गई? ये बात करने का समय नहीं है, आप जल्दी से चलिए बाहर, नहीं तो घर और दुकान के साथ साथ हम भी जल के इसी में राख हो जाएंगे। बच्चों उठो, बाहर चलो बेटा। फिर सुमन अपने पति और बच्चों को घर से लेकर बाहर आ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? हमारे घर के साथ दुकान भी जलकर राख हो गई। अब इतनी ठंड में मैं अपने पति और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? सुमन, तुम इस तरह से परेशान हो जाओगी तो मैं और बच्चे तुम्हें देखकर और परेशान हो जाएंगे। थोड़ा शांत हो जाओ। फिर सुमन नीचे बैठकर सोचने लगती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। फिर सुमन अपने आंसू पोंछ लेती है और कहती है, जिंदगी अगर मुझे गिराना चाहती है तो मैं और मजबूती से खड़ी होंगी। इतना कहकर सुमन ने जंगल से लकड़ियाँ और रुई जमा करके सड़क किनारे एक छोटी सी रुई की झोपड़ी बनाना शुरू की। ये देखकर गांव वाले मजाक उड़ाते हैं। एक औरत अकेले क्या कर लेगी? लगता है इस सदमे ने इसे पागल कर दिया है। इसके घर और दुकान तो जल गई है, इस वजह से पागल हो गई है। और इसका पति ये भी कुछ नहीं कहता है। ये बर्फ गिरने से पहले खुद ही टूट जाएगी। भला रुई से घर कौन बनाता है? ये सचमुच पागल हो गई है। चलो भाई चलो, क्या इस पागल को देख रहे हो? लेकिन सुमन ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। वो दिन रात काम करती रही। आखिरकार उसने एक छोटी रुई की झोपड़ी बना ली। ये देखिए जी, मैंने अपना नया घर बना लिया है। कैसा है ये? अब हम सब इसी में रहेंगे। सुमन, तुम तो ठीक हो ना? तुम ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? हम ये रुई के घर में कैसे रहेंगे? ये तो कभी भी गिर सकती है। हाँ, माँ पापा ठीक कह रहे हैं। हम इस रुई के घर में कैसे रहेंगे? ये तो हवा में उड़ जाएगी। अरे राजी, तुम तो अपनी बीवी को समझाओ, कहीं ये पागल तो नहीं हो रही है दुकान और घर जलने की वजह से। लगता है कि सुमन सच में पागल हो गई है। ठंड के मौसम ने दस्तक दी। पूरे गांव में बर्फ गिरने लगी। लोग अपनी गर्म और मजबूत दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। जब बर्फ गिर रही थी, सुमन के रुई के घर पर बहुत सारी बर्फ गिरी, लेकिन रुई का घर नहीं टूटा। ये देखकर सुमन परेशान हो जाती है। बाहर तो इतनी सारी बर्फ गिरी है, पर हमारे इस घर में एक खरोच तक नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? हाँ सुमन, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लगता है कोई चमत्कार हुआ है। तभी रुई के घर से एक आवाज। में भी लोगों का इतनी अच्छी गर्म रजाई बना कर दो, जिससे गरीब लोगों की मदद होती रहे। और अब जब तुम्हारा बुरा टाइम आया है, तो तुम्हारी यही दरिया दिली तुम्हारे लिए वरदान बन गई है। अब कभी ना दिखने वाला तुम्हारा ये हुनर हमेशा रहेगा।
ताकि तुम लोगों को रजाई बनाकर देती रहो। आप कौन है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये वरदान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं हमेशा रजाई बनाकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करूंगी। उस दिन से सुमन मार्केट से सस्ते दामों में रुई लेकर सुंदर और टिकाऊ रजाई बनाकर कम दामों में बेचती रही। धीरे धीरे उसकी रुई की झोपड़ी दुकान में बदल गई। गाँव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। सुमन और राजीव की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने सुमन के साहस और प्रेम को सलाम किया। सुमन ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और मेहनत किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं।